नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे भारतीय वन सेवा के छत्तीसगढ़ काडर के ऑफिसर हैं जो एक अधिकारी होने के साथ साथ एक रिफाइंड, एक बेहतरीन इंसान है, एक रिफाइंड ह्यूमन बीइंग है, जो निश्चित तौर पर हमें अंत में एंड ऑफ द डे जो चीज हमें याद रह जाती है वो पद नहीं रह जाता। वो याद ये रह जाता है कि वो व्यक्ति चाहे वो कितने भी उच्च पद पर हो, राजनीति के या ब्यूरोक्रेसी के या जर्नलिज्म के या जुडिशरी के, वो व्यक्ति है कैसा, सहज है, मिलनसार है। और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत मिलनसार हो, बहुत खुलकर बात करे, लेकिन सरलता एक ऐसा तत्व है कि कम बोलने वाला भी आपके मन के भीतर प्रवेश करता है। 2008 बैच के वो आईएफएस भारतीय वन सेवा के छत्तीसगढ़ काडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में वो कांकेर वन वृत्त जो है उसके सीसीएफ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं दिलराज प्रभाकर जी, जिनसे आज हम अफसरनामा में बात करेंगे। कांकेर वन वृत्त के फॉरेस्ट सर्किल कांकेर के वो सीसीएफ है। बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। दिलराज जी, हम पीछे जाते हैं इस कार्यक्रम में। मुखर्जी नगर में दिलराज जी अब सोच रहे हैं आज क्या पढ़ाई का कार्यक्रम रहेगा, और विद्यार्थी भी हैं उनके साथ। और मुखर्जी नगर सपनों का नगर है, नाम भले ही मुखर्जी नगर है, लेकिन वहां आने वाले युवा यही सोचते हैं कि देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में वो चयनित हों। तो कहां से ये बात मन में आपके घर कर गई कि पिताजी डॉक्टर रहे? कहां से ये बात मन में आई कि मुझे अखिल भारतीय सेवा में जाना है? फिर आपका सफर शुरू हुआ जो नोएडा से दिल्ली तक पहुंचा। जी। सर, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो जीवी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से है। वहाँ पे मैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर से बीएससी फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएट हूँ। तो जिन दिनों हम बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे वाइस चांसलर सर और डीन सर अक्सर ये बात करते थे कि 1986 से ये कॉलेज शुरू हो गया है, लेकिन आज तक यहाँ से कोई आईएफएस ऑफिसर नहीं निकला है। तो सर, हमारा जो कॉलेज था वो उत्तराखंड में था, जो आज का वर्तमान उत्तराखंड है, उस टाइम उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो सर वहाँ पे जंगल बहुत अच्छा था, टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वहाँ पे सर रेंज ऑफिसर साहब का जो है ऑफिस भी था पास में, और जब भी हम कभी गुजरते थे तो वो हमको बहुत मैस्मराइज करता था। वाह। तो मैं उस टाइम में जब बात चलती थी हमारे सीनियर्स बैचमेट्स के बीच में कि भाई हम तैयारी करेंगे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। और कभी कभी मैं वहाँ मजाक में बोल भी देता था कि चलो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहला आईएफएस इस कॉलेज का मैं ही बन के रहूँगा। वाह। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि हमारे वाइस चांसलर सर, डीन सर और जो हमारे साथी तैयारी करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सर इस सिलसिले में फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए सर दिल्ली आया मैं, और मुखर्जी नगर में ही सर हम रहे। गांधी विहार में मैं 1 साल रहा। उसके बाद सर बाद में मैं कृष्ण कॉलोनी पटेल चेस्ट की तरफ आ गया था। और मैं जब दिल्ली पहुंच गया तो सर प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और जबकि आईएफएस एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है। तो वहाँ पे सर मैंने फिर एक कोचिंग सिविल्स इंडिया में एडमिशन लिया सर। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे सर, उनका मैं विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर रमेश सिंह। वो सर आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, लेकिन मैं अकेला आईएफएस एस्पिरेंट था उनकी कोचिंग में। वो बहुत पेशेंस के साथ वो मेरी जो जितनी भी मेरी तमाम समस्याएं होती थी सारे सुनते थे। फिर वो कुछ समय के बाद समझ गए कि इसको सबसे पहले इंग्लिश पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सर उन्होंने बताया कि आप लिख लिख के देखिए, आप जो है मेंस के जो अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। तो सर उन्होंने मेरे को एक बार टास्क दी कि आप कल 1 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाइए। अगले दिन सर मैं करके ले गया। उन्होंने भी जोश दिखाया और उन्होंने उसी टाइम मेरी कॉपी चेक कर दी। उसमें उन्होंने गलतियां निकाली। एक लेटर मैंने सर लिखा था तो 152 लेटर उसमें वर्ड थे लेटर में, और सर 152 में 135 जगह उन्होंने लाल पेन चलाया कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश की मिस्टेक है, कहीं ग्रामर की मिस्टेक थी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक थी।
तो मैं सर परेशान हो गया कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया। तो बोले आप हिम्मत मत हारिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर लिए, आगे बढ़ते रहिए, लिख लिख के देखते रहिए। फिर कुछ महीनों के बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, तो मैंने कहा सर अब मैं फिर से तैयार हूँ। तो बोले ठीक है, आप इस बार 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाइए। सर मैं अगले दिन 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ले गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सर वो बोले कि एक काम करिए, आप पूरा अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर कितने दिन में कर सकते हैं? मैंने कहा सर मैं कोशिश करूँगा तो 2 हफ्ते में कर लूँगा। तो वो बोले कि आप एक काम करिए, मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूँ, आप उसको 1 महीने में करके आइए। तो सर मैं आया और दिन रात सर मैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लगा रहा। तो सर मैंने वो क्वेश्चन पेपर पूरा 12 दिन में सॉल्व कर दिया। कमाल है सर, वाह। सर मैं उसके बाद अपनी नोटबुक ले गया उनके पास चेक कराने के लिए। तो वो सोचे थे कि ये तो 1 महीने के बाद आएगा। जब मैं पहुंचा कि 12 दिन ही हुए, तो बोले आप सॉल्व कर लिए? मैंने कहा हाँ सर सॉल्व कर लिया। बोले दिखाइए। तो सर मैंने जो मेरी 2-3 नोटबुक थी, 240 पेज की एक नोटबुक होती थी, वो सारी उनके सामने रख दी। तो सर उन्होंने एग्जैक्टली इस तरह हाथ जोड़ा और बोले कि आपको आईएफएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद सर वो मेरे साथ और ज़्यादा सीरियस हो गए। और इंग्लिश जैसे कि मैंने बताया मेरा प्रॉब्लम था सर, तो उन दिनों मुझे भारद्वाज सर, देवेंद्र भारद्वाज सर एक इंग्लिश के टीचर मिले और सर बहुत बेसिक उन्होंने मेरी इंग्लिश शुरू कराई। बोले कि आप 12th स्टैंडर्ड की ग्रामर लीजिए, वहाँ से शुरू करिए। तो सर वो JPH की बुक थी ग्रामर की, जो दिल्ली में चलती है, उसको सर मैंने जो पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने शुरू हो गए सर। उसके बाद मेरा डिक्शन पे, एक्सेंट पे, इस पे भी वर्कआउट हुआ। जब मैं प्रिपेयर्ड हो गया सर, तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी शुरुआत कर सकता हूँ। तो उसके बाद सर फिर मैंने IFS का एग्ज़ाम में अपेयर होना शुरू किया और मेरी इंटरव्यू कॉल सर कंटिन्यू आती रही और फाइनली सर मेरा सिलेक्शन भी हुआ। सर कमाल है, मतलब मैं भी आपको ऐसे प्रणाम करता हूँ कि बताइए, मतलब कि 1 महीने का समय वो गुरुदेव आपको दे रहे हैं जो ऐसे एस्पिरेंट्स को देखते हैं, और आपने केवल 12 दिन में कर दिया। तो कितने घंटे आप जुटे रहते थे अनसॉल्व्ड को फुलफिल करने में? सर मुझे लग रहा है उस बीच में मैं 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया होऊंगा। और सर जहाँ मैं रह के तैयारी करता था, मेरे दोस्त बोलते थे कि ये खाना नहीं खाता, ये मेडिसिन लेता है, सिर्फ इतना कम खाना खाता है कि ये जिंदा रह सके। तो सर मुझे हर चीज़ में लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहाने जाऊं तो लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है। और सर मैं कई हफ्ते सेविंग भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे सेविंग में भी लगता था कि 15 से 20 मिनट मेरा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे करके सर मैंने तैयारी करी। इवन जब तक मैं तैयारी में रहा, तो सर जो 30 त्यौहार रहते हैं, होली, दीपावली, इसमें भी सर मैं कभी घर नहीं आया। मेरा घर बहुत नज़दीक था सर। उस जर्नी में मैं चाहता तो हर वीक घर आ सकता था, लेकिन नहीं आया सर। मैं पूरी तैयारी के दौरान हार्डली 5 से 6 बार अपने घर गया। फुल टाइम सर वहीं रह के, डेडिकेटेड रह के सर मैंने वो तैयारी करी। मतलब आप जो दिल्ली में 2-3-4 साल रहे आप, उसमें सिर्फ 4-5 बार गए होंगे घर? जी सर बिल्कुल। कमाल है। और इसके पीछे मोटिवेशन वही था कि ये जो संस्थान है जीबी पंत, यस सर, यहाँ से पहला IFS में होके रहूँ। जी जी सर, हमारा जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर रानी चौरी था। और सर ये मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में भी उस कॉलेज का मैं अकेला IFS ऑफिसर। वाह वाह। देखिए ये बहुत साफ बात है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। दिलराज जी, कई एस्पिरेंट्स हैं, मैं देखता हूँ। एस्पिरेंट्स की क्यों बात करूँ मैं, जो एक्सपोनेंट भी हो जाते हैं बाद में, बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, पत्रकार हो जाएं, ब्यूरोक्रेसी में। हम अपनी सो कॉल्ड इस तरह की चीज़ों पर बात करना कम करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। ऐसा कई बार हमें लगता है कि ये पद के अनुरूप नहीं होगा, कि उम्र हो गई है, ये अनुरूप नहीं होगा। आज भी मैं देखता हूँ आप बहुत सहज रूप से इन विषयों पे बात कर लेते हैं, बहुत सहजता से कहते हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। ज्ञान का टोकरा अपनी पीठ पे लाद के न चलना, ये बड़ी खूबी है। ये कहाँ से, आप ब्रिंगिंग से सीखा आपने, या आपके भीतर ये संत भाव शुरू से था? सर इसके लिए मैं अपने माता पिता को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। बचपन से मैंने अपने फादर को देखा सर, जैसे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। तो सर सैटरडे संडे को जब वो घर पर रहते थे, तो वहाँ के गांव के आसपास के बहुत सारे पेशेंट सर उनसे मिलने आते थे। तो उसमें कई पेशेंट बहुत गरीब भी होते थे। तो पापा
सर ना सिर्फ उनका प्रेस्क्रिप्शन लिखते थे, उनको वो दवाई मंगा के भी देते थे और कई बार वो उनके आने जाने के किराए का पैसा भी दे देते थे। ओहो। और सर हम बहुत छोटे थे, जैसे हम 3 भाई हैं, सिस्टर तो कोई थी नहीं, तो उस टाइम में पापा की चाय का जिम्मा मेरे ऊपर रहता था। तो वो पेशेंट को वहाँ बैठा के कि ये खाली पेट हैं, इनको कुछ खा के दवाई लेनी है, तो आप ऐसे करो, इनके लिए चाय और बिस्किट भी लेके आओ। तो मेरे को लगता था कि जो मेरे पापा हैं इतना मतलब नॉलेजेबल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो क्यों ना मतलब जैसे वो हैं हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो वो सर कालांतर में वो चीज़ ऑटोमेटिक आती चली गई सर। घर की जो व्यवस्था देखती हैं वो महिलाएं देखती हैं। पापा का जो जिस तरह का पिताजी का आप सूफी स्वभाव बता रहे हैं, कभी माताजी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई कि अरे ये तो सारा आप पैसा इधर ही चला, एक तरफ लोग महंगी महंगी फीस लेते हैं, चेहरे पे मक्खी भी नहीं बैठने देते हैं, पूरे रिजिड रहते हैं, और आप तो खाली पेट हो भैया, तो बिस्किट भी ले आओ और घर से ही सारी आपूर्ति हो रही है। सर माताजी कभी कभी जो है इस तरह की बात करती थी, पापा जी को बोलती थी कि आप तो जो है पूरी तनख्वाह जो है खत्म कर दिए, अब बताइए पूरा महीना कैसे चलेगा। तो पापा बोलते थे कि ऊपर वाले ने किसी को मेरे पास भेजा, मैंने उसकी मदद कर दी, आप ऊपर वाला ही पूरा महीना कैसे चलेगा इसकी व्यवस्था करेगा। और सर ऐसा कभी नहीं रहा हमारे घर में कि हमें पैसे का अभाव रहा हो या उसके चलते हुए हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई। जो भी हमारी वाजिब ज़रूरतें थी हमारे पापा ने सर और माताजी ने दोनों ने मिलकर पूरी करी। जब भी हम जो डिजायरेबल गोल होता है, जब हम उसको अचीव करते हैं तो एक ब्लैंक भी आता है, एकदम एक ब्लैक कर्टन दिखता है सामने। अब क्या, जिसके पीछे दीवाने थे, पागल थे, इतने बरसों लगे रहे, अब क्या करना है? ऐसा आपके साथ भी हुआ? सर जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि भाई जो मेरा एम था वो तो मुझे मिल गया है, अब आगे क्या करना है। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि जिस तरह मैंने तैयारी करी है, इतने साल लगाए हैं, इतनी मेहनत करी है, यदि कोई एस्पिरेंट मेरे पास आता है तो मैं उसका ये जो सफ़र है इसको कम करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद सर ऑलमोस्ट 17 साल हो गए हैं सर। तो जो भी मेरे पास उसके बाद से लेके आज तक एस्पिरेंट्स आते हैं सर, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे पीएससी के हों, और चाहे सर नॉन गजेटेड में भी हों, तो मैं उनकी सर हर तरह से मदद करने की कोशिश करता हूं। उनको नेट अवेलेबल कराना है सर, उनको कहीं एडमिशन कराना है, कहीं डिस्काउंट कराना है, या सर जैसे वो पर्सनालिटी टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनके पास ड्रेस नहीं है तो सर मैं बनवा देता हूँ, ड्रेस आपको सिलवा देता हूँ। और ये सब करके मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको भी लाइफ में मौका मिले तो ज़रूर किसी की मदद करिए। और ये सारी चीज़ आप निःशुल्क करते हैं? हाँ सर, ये मेरा कंटिन्यूस है सर। वाह। और इसकी भी आप परवाह नहीं करते कि इनमें से सफल होने वाले क्या पीछे मुड़ के आपको धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं? सर कभी नहीं, मतलब मेरा फंडा यही है सर, नेकी कर दरिया में डाल। क्या बात है, क्या बात है। आपकी माताजी की हमने बात की, आपकी जीवन संगिनी भी वर्किंग है सर, उनकी तरफ से आपत्ति नहीं हुई कि ये क्या चल रहा है भाई, आप खुद तो ठीक है, इतनी व्यस्त सेवा है आपकी, तमाम चुनौतियां बनी रहती हैं, और उसमें आपने ये फंडा भी रखा हुआ साथ में कि गाइड करते रहेंगे? सर इसके लिए मैं अपने पिताजी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ। जो मेरी जीवन संगनी है वो मेरी फ्रेंड भी हैं, हमारा एक कॉमन फ्रेंड सर्कल है सर, और लगभग सभी लोग सेलेक्टेड हैं। तो सर मेरी जीवन संगनी उन दिनों राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सर, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में थी, और मेरे एक और फ्रेंड हैं, वो मुझे बोले कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो, आप इनको भी गाइड करो कि ये यूपीएससी की तैयारी करें और ये एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप गाइड करोगे तो मैं उनको बोला कि मैडम आप तैयारी शुरू करिए और जहां आपको मदद लगेगी मैं आपकी मदद करूंगा। तब तो, आप आईएफएस हो गए थे? नहीं सर, मैं आईएफएस नहीं हुआ था, लेकिन मैं ऑलरेडी यूपीएससी की एक ग्रुप ए सर्विसेज में था सर। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्टेड था सर उन दिनों। जी जी। तो सर वो आपने ज्वाइन भी कर लिया था? जी सर, मैंने ज्वाइन भी किया था जी। तो सर मैं उनको अपनी जो जीवन संगनी है सर उनको मैं गाइड करता था। उन दिनों रिलायंस का फोन आता था रात को 11 से सुबह 8 बजे तक फ्री रहता था जी। तो सर वो अपना जॉब करने के बाद रात को खाना वाना खा के फिर 11 से 12 रोज बात करते थे हम लोग। तो सर प्री की इस प्रकार उनकी तैयारी हुई, रोल नंबर उनका मेरे पास था, तो सर जब रिजल्ट आया तो प्री पास हो गया उनका। उसके बाद फिर सर वो छुट्टी लेके दिल्ली तैयारी करने के लिए मेंस के लिए आई। तो सर उन दिनों 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे,
तो सर उनका सेकंड सब्जेक्ट फिलोसफी था, फर्स्ट सब्जेक्ट उनका हिस्ट्री था। तो फिलोसफी के लिए सर जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, एक फ्रेंड ने सर उनकी मदद करी। तो ऐसे उनको पेइंग गेस्ट हमने सर पास में एक कॉलोनी में रखा था। तो मैं उनका जनरल स्टडीज़, एस्से ये देखने के लिए जाता था। वो फ्रेंड उनका फिलोसफी के लिए जाते थे और हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और सर उनके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे। मतलब जितना मेरे को समय राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने में लगा, उनके पास ऑलरेडी वो चीज़ थी। तो सर उसके बाद वो मेंस लिख के चली गई। और बताना चाहूँगा कि मात्र 35 डेज सर उन्होंने तैयारी करी थी। 35 डेज वो करके सर गई वापस, अपनी जॉब ज्वाइन करी। उसके बाद वो तो भूल भी गई, क्योंकि रोल नंबर मेरे पास था। तो सर उनका इंटरव्यू कॉल हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल हो गया है। तो उन दिनों सर वो दिल्ली आई। तो जैसे तैयारी करते हैं और कुछ लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, सपोज मेंस नहीं निकला, प्री नहीं निकला, तो कुछ दिन के लिए वो घर चले जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तो ऐसे ही एक कमरा खाली था, फ्रेंड से एक से बात करके उनको उसमें रखा सर। और मेरे फादर सर क्योंकि दिल्ली में ही एम्प्लॉय थे, वो पास में हिंदूराव हॉस्पिटल है, तो सर वो आते थे मिलने के लिए। तो वो ऐसे ही आए और मैं सभी फ्रेंड्स के लिए चाय लेने के लिए नीचे गया हुआ था। तो मेरी वाइफ को बैठा देखा तो उनको बड़ा झटका लगा कि अरे इसके कमरे में ये लेडी कौन है। पर उन दोनों की सर तब तक बातचीत शुरू हो गई। फिर मैं जब चाय लेके आया तो फिर जो वाइफ क्योंकि मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, तो दूसरे कमरे में हमने उनका मॉक करवाया। उसके बाद वो रात को जहाँ उनको रुकने का किया हुआ था वहाँ चले गई। पर पापा ने मेरे से पूछा कि यार मैं इस लड़की से बात किया और मेरे को बात करके बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा और इनका जो दोस्ती है वो कहाँ तक है। तो मैंने कहा दोस्ती तक ही है। बोले नहीं ये लड़की बहुत अच्छी है और एक काम करते हैं, हमारे पास सर तब तक मेरा आईएफएस का रिजल्ट आ चुका था। अच्छा, आईएफएस में सेलेक्ट हो चुका था। हाँ, मैं मतलब ज्वाइनिंग के लिए जस्ट वेट कर रहा था। तो बोले कि ये बहुत अच्छी जीवन साथी आपकी रहेंगी और मेरी तरफ से यस है, आप बात करोगे इनसे या मैं करूँगा। तो मैं बोला कि मैं तो बात नहीं कर पाऊँगा। बोले तो मैं बात करूँगा। तो सर मेरे पापा ने इनसे बात करी और ये भी बहुत सरप्राइज थी क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे ऐतराज नहीं है, मतलब दिलराज को ऐतराज नहीं है, तो उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है। तो पापा बोले कि वो मेरा बेटा है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। मैंने बोला है मतलब हाँ है, हम सिर्फ आपकी हाँ सुनना चाहते हैं। तो वाइफ बोले भी कि हमारी तो कल्चर अलग अलग है, आप यूपी से हैं, हम राजस्थान से हैं और मेरे फादर भी नहीं हैं, घर में कोई देखने वाला भी नहीं है। तो पापा ने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया कि बेटे चिंता मत करो, हम तुम्हारे फादर हैं और तुम्हारे सारे चाचा चाची और जो तुम्हारे ये देवर हैं ये तुम्हारे भाई और तुम्हारी जो है ननदें, बोले तुम्हारी बहनें, पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हम सिर्फ तुम्हारी हाँ सुनना चाहते हैं। तो उन परिस्थितियों में सर उन्होंने हाँ करी। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े सर, हमारी शादी हुई। और सर मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पापा ने जो 3 डिसीजन मेरे लाइफ के बड़े बेस्ट लिए हैं सर, एक पहला डिसीजन था कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी में पढ़ने के लिए उनका भेजना। दूसरा सर जैसे मैंने बताया कि मेरे वाइस चांसलर सर, डीन सर ये सब बोलते थे कि भाई तैयारी करो। तो यहाँ पे मेरे पापा का भी रोल है। वो बोलते थे कि सर जितना मैक्सिमम उड़ सकते हो उड़ो, पूरा आकाश तुम्हारे लिए खुला हुआ है। आप बीएससी फॉरेस्ट्री हो, बीएससी फॉरेस्ट्री का ड्रीम जॉब इस देश में आईएफएस होता है। आप आईएफएस क्लिक करो, टाइम की चिंता मत करो, लास्ट अटेम्प्ट तक जाओ, लास्ट तक कोशिश करो। सर बीच में एक बार मैं नर्वस भी हुआ तो पापा बोले कि तुम तो यार नदी में 75% तैर लिए हो, अगर तुम वापस आओगे तो 75% लौटना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि तुम 25% और कोशिश करो और किनारा पकड़ लोगे। तो सर ऐसे मैं किनारे पे गया, ये था। और सर तीसरा जो डिसीजन था मेरी शादी सर, मतलब उन्होंने द बेस्ट अवेलेबल मेरे लिए कुछ हो सकता था वो लाइफ पार्टनर सर मेरे को उन्होंने दी और मैं वाइफ का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर मेरी इस सारी चीज़ों में जो मैं गाइड करता हूँ, सोशल सर्विस में रहता हूँ, है ना, मैं सर बहुत मतलब लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो इसमें बिना उनकी मदद के सर ये संभव नहीं है। उनका ये कहना है कि आप बिल्कुल बिजी शेड्यूल में रहते हो तो मैं अपना शेड्यूल हल्का रखूँगी, है ना। और सर जैसे हमारे 2 बच्चे हैं। वो कहाँ पोस्टेड है? छत्तीसगढ़ में? सर वो अभी छत्तीसगढ़ में स्टेट डेपुटेशन पे हैं सर, तो वो यहाँ पे अपनी सेवाएं सर विगत 1.25 साल से दे रही हैं सर। बहुत इंस्पिरेशनल है स्टोरी। ये भी हमने सुना कि आपने अपने छोटे भाई बहनों को
आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी किए। तो ये बात कहाँ से मन में आई कि आपको अपने परिवार का विस्तार तब तक नहीं करना है जब तक आपके भाई बहन सेटल्ड नहीं हो जाते? ये आसान नहीं है और बड़ा मतलब ऐसा तो हमने फिल्मों में या किताबों में ही सुना है। सर जनरली जैसे मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो सर वहाँ रामायण का बहुत प्रभाव रहता है घर घर में। तो सर हमने बचपन से जैसे रामायण देखी। मैं जब 7th 8th 9th 10th में रहा सर, उन दिनों रामलीला होती थी नवरात्रि के समय में, उसमें सर मैं पार्टिसिपेट भी करता था। तो उन कैरेक्टर्स ने मेरे को बड़ा प्रभावित किया सर। तो मैं ये समझता था कि मैं राम हूँ और मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं, मुझे उसी तरह उन लोगों से बड़े प्रेम से रहना है। हमारा सर एक जॉइंट फैमिली है, अभी भी जॉइंट फैमिली है हमारा। तो वो जॉइंट फैमिली की परंपरा को हमको आगे रखना है, क्योंकि अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा मैं था। जो मेरे से इमीडिएट छोटे भाई हैं सर, पापा उनको पढ़ाई में थोड़ा वीक देख के सोचते थे कि इनको आर्ट्स में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझे साइंस में आगे जाना है और मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं सर भाई का जो है उस टाइम जो है बैकअप करता था। तो पापा ने फिर उनको साइंस कंटिन्यू रखा सर, और अभी वो सर जो है BHMS MD करने के बाद सर वो सेटल्ड हैं। तो सर जब शादी हुई तो ओबियसली एक रहता है कि शादी हुई है तो फैमिली का विस्तार किया जाए, लेकिन सर यहाँ पे मैं अपनी वाइफ की समझदारी की तारीफ करूँगा। तो सर उन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं कि आपके जो दोनों भाई हैं इनको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जब ऐसा लगेगा कि सब ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं तब हम फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी फैमिली आगे बढ़ाएंगे तो फिर आगे हो सकता है कि अपने बच्चे पे ध्यान देने के चक्कर में हमारा थोड़ा जो फोकस है वो डाइल्यूट हो जाए। तो सर उनका बहुत बड़ा रोल है सर, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा वेट किया। फिर सर एक समय आया, उसके बाद ऐसा लगा कि अब ठीक टाइम है कि जहां हम लोग फैमिली को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद सर तीनों भाइयों का जो है आगे पीछे साथ साथ चला, और सर बहुत एक भाई अच्छा। डॉक्टर हो गए, एक IFS आप हो गए, और तीसरे जो है सर तीसरे भाई घर पे ही हैं, वो ग्रेजुएट हैं। उनका ये था कि जॉइंट फैमिली है तो एक मेंबर फैमिली में चाहिए जो सारी रिश्तेदारियों में सभी संपर्क में आना जाना कर सके, सुख दुख में रह सके। तो उन्होंने ये बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि ये जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तो सर हम लोग तो जॉब के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो वो भाई हैं जो सर सारे रिश्तेदारियों को वही कवर करते हैं। हमको फ़ोन से खबर करते हैं कि आज मैं यहाँ गया, उनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ शादी है। तो सर इस तरह हम जस्ट अपने परिवार से ही नहीं, अपने परिवार के जो एक्सटेंडेड हमारे रिलेटिव्स हैं सर, उन सब से भी उस भाई की वजह से हम लोग कनेक्टेड हैं। कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे युवा हैं, गलत फैसले करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं उनके भीतर क्या है। छिपा अभिनेता है और वो मेहनत UPSC की कर रहे हैं, सिंगर छिपा है। पहले चीज़ तो मुझे लगती है कि आप अपने को पहचानें कि आपके भीतर कोई योग्यता है तो वो क्या है। जितनी असाधारण मेहनत आपने की, क्या वो कर सकते हैं, या उनको लगता है कोई दूसरी स्ट्रीम है। आप चूंकि एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों से कि कैसे वो अब कदम कदम जमा के आगे बढ़ेंगे? सर जो भी ये एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुदरत ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। करोड़ों लोगों में छान के आपको सेलेक्ट किया गया है। आपके ऊपर जहाँ जहाँ आप पोस्टेड हैं, अपने डिपार्टमेंट की, अपने अधीनस्थों की और अपने सराउंडिंग सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको अच्छे से निभाएं, दूध का दूध पानी का पानी, सबकी मदद करें, और यदि आप किसी का अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा करना चाहिए। क्योंकि आपका एक अच्छा किया हो सकता है कि एक परिवार को, एक गांव को, एक ज़िले को तरक्की में कहां से कहां पहुंचा दे। और फोकस जो करें तो एक तो अनसॉल्व्स पर काफ़ी ध्यान रखें। सर यस सर, मेरा एस्पिरेंट्स के लिए सर, हाँ मैं एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा सर कि सबसे पहले टाइम लें डिसाइड करने में कि आपको प्रशासनिक सेवाओं में आना है या नहीं आना है। जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो सर उसमें डेविएट नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है आपको, है ना। आपको ईमानदारी से अपनी प्री की, मेंस की, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करनी है, सेलेक्टेड अच्छी बुक्स पढ़नी है सर, और लिखना, बोलना, पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है कि उस टॉपिक पे आप एक लाइन में भी रिप्लाई कर पाएं,
एक पैराग्राफ में भी रिप्लाई कर पाएं, एक एस्से में भी रिप्लाई कर पाएं और उस पर एक बुक भी आप लिख पाएं। जब आप इस परफेक्शन के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो सर ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। जितने घंटे आपको मुख्य परीक्षा लिखने के लिए मिलते हैं, आप उसके पहले ही अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मेरे समय में 3 घंटे में हमको एक पेपर लिखना होता था, तो मेरे कई पेपर ऐसे थे जो मैं 2.25 घंटे में कंप्लीट करके बैठ जाता था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और आपको डॉग्ड परजिवरेंस रखनी है कि आपको अपना गोल एनी हाउ अचीव करना है। ये एस्पिरेंट्स के लिए सर ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कमिटमेंट आपने दिखाया कि घर दिल्ली से बहुत पास था, लेकिन आपने दूरी बना के रखी। और एक समय तो ऐसा था कि जब आपने अनसॉल्व पेपर से 1 महीने के बजाय 12 दिन में हल किए, तो भोजन भी याद नहीं था, नहाना भी याद नहीं था, और ब्रश करना या दाढ़ी शेविंग करना, ये सब भी आपको लगता था समय खराब हो रहा है। कमाल की बात है। छत्तीसगढ़ में आप आए, एक बहुत ही वनों से संपन्न और समृद्ध राज्य है। किस तरह का अनुभव रहा छोटा सा आपका? और जी सर, सबसे पहले तो मैं बहुत लकी मानता हूं कि मुझे छत्तीसगढ़ कैडर मिला। सर 44% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। और सर एक आईएफएस ऑफिसर को जो अवसर मिलने चाहिए सर, भरपूर अवसर हैं यहाँ पे। वैरायटी ऑफ वर्क है सर। आप जब डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग में रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कदम से कदम मिला के काम करने का अवसर मिलता है। आप उनकी टीम का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहते हैं सर। और सर यहाँ पे हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है सर। जनता के करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से बहुत है सर। हमारी इतनी सारी लघु वनोपज हैं सर, है ना। इसके बाद सर हमारा तेंदुपत्ता हो गया। फॉरेस्ट के अंदर सर बहुत सारे ऐसे वर्क रहते हैं जिसमें हम लेबर को लगा सकते हैं काम पे। इसके साथ साथ सर हमारा कंजर्वेशन का काम हो गया सर। इतना मतलब हम इनडायरेक्ट इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर सोसाइटी के लिए। अगर हमारा ये फॉरेस्ट कंजर्व रहेगा, एनवायरनमेंट हमारा कंजर्व रहेगा, तो आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी। और सर ये सारे अवसर, ये सारे चैलेंजेस, ये सारा स्कोप छत्तीसगढ़ स्टेट में है सर। मतलब बहुत शानदार सर यहाँ के लोग हैं। और सर आपको मतलब काम करने के पूरे अवसर हैं। अगर आप में सर पोटेंशियल है तो आपको मौका मिलेगा सर। बहुत सर धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए और बहुत अच्छा लगा। तो ये थे कांकेर फॉरेस्ट सर्किल के सीसीएफ दिलराज जी। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।